आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है। हमारे पास आज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट अनुज कुमार का एक बहुत ही जबरदस्त लेख है जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट ट्रैफिक वर्सेस कन्वर्जन्स। और ये सोर्स सीधे तौर पर ये दावा करता है कि 2025 में डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ज्यादा ट्रैफिक आने से ही ज्यादा सेल्स होती हैं। आज का हमारा मिशन इस बात की गहराई में जाना है और ये समझना है कि कैसे बिना एक भी नया विजिटर लाए सिर्फ वेबसाइट के कंटेंट स्ट्रक्चर और यूजर जर्नी को ठीक करके कोई भी बिजनेस अपनी सेल्स को दोगुना कर सकता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में खोलते हैं, क्योंकि लगभग हर बिजनेस ज्यादा एसईओ, ज्यादा एड्स और ज्यादा विजिटर्स के पीछे भाग रहा है। हाँ, बिल्कुल भाग रहा है। लोग हजारों लाखों रुपए एड कैंपेन्स पर उड़ाते हैं और नतीजा क्या होता है? विजिटर आता है और 3 सेकंड में बाउंस हो जाता है। ये एक ऐसी आम गलती लगती है जो पूरी इंडस्ट्री में चल रही है। अरे वही ना, ये बाउंस रेट वाली आफत हर डिजिटल मार्केटर का सबसे बड़ा दर्द है। भीड़ इकट्ठी करने की इस दौड़ में एक बहुत ही कड़वा सच छिप गया है, जिसे अनुज कुमार का लेख पर्दा उठाता है। डेटा ये बताता है कि लगभग 95% वेबसाइट्स अपने आने वाले लोगों को एक सही दिशा दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहती हैं। 95%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सच में बहुत बड़ा है। नतीजा ये होता है कि विजिटर्स वेबसाइट पर आते हैं, रैंडमली यहाँ वहाँ घूमते हैं, मेन्यू बार्स पर क्लिक करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते। वो वेबसाइट से बिना उसकी असली वैल्यू समझे, बिना किसी से संपर्क किए वापस चले जाते हैं। ट्रैफिक का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, पर वो नतीजों में यानी रेवेन्यू में नहीं बदल रहा। सुनने में तो ये किसी ऐसी दुकान जैसा लगता है जहां भीड़ तो बहुत है, लोग बस एसी की हवा खाने आ रहे हैं, पर कैश काउंटर बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ, यही हो रहा है आजकल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ट्रैफिक लाना समस्या नहीं है, तो लोग आखिर इस भीड़ को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोर्सेस का क्या समाधान बताता है? समाधान इस बात में छुपा है कि विजिटर्स को हैंडल कैसे किया जा रहा है। लेख के मुताबिक ज्यादातर वेबसाइट्स पर कंटेंट बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के बस डाल दिया जाता है। एक ही पेज पर जानकारी भी दी जा रही है और उसी पेज पर अग्रेसिवली बेचने की कोशिश भी हो रही है। एक ही जगह सब कुछ। बिल्कुल। इसका असरदार समाधान है वेबसाइट के कंटेंट को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटना। पहला, इंफॉर्मेशन कंटेंट, दूसरा सेल्स कंटेंट और तीसरा ब्रांड अवेयरनेस कंटेंट। ये तीनों मिलकर एक फनल की तरह काम करते हैं। सफर कुछ ऐसा होता है कि पहले अट्रैक्ट करना, फिर एजुकेट करना, फिर ट्रस्ट बनाना और आखिर में कन्वर्ट करना। सिद्धांत रूप में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में क्या लोग सच में इतना वक्त देते हैं? मेरा मतलब है, अगर हम पहले हिस्से यानी इन्फॉर्मेशन कंटेंट की बात करें, जिसे लेख में भरोसे की नींव बताया गया है, क्या सच में लोग लंबे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स पढ़ने के बाद खरीदारी के मूड में आ जाते हैं? आमतौर पे तो लोग बस गूगल पर सवाल पूछते हैं, वेबसाइट पर आकर जवाब पढ़ते हैं और तभी से निकल जाते हैं। वही तो। इससे बिजनेसेस को क्या फायदा हो रहा है? यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि हम आमतौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। जब लोग इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पढ़ते हैं तो उनका बाइंग टेम्परेचर यानी उनकी खरीदने की इच्छा और मानसिकता अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस वेबसाइट पर वक्त बिता रहे होते हैं। इस लेख में कुछ बहुत सटीक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी ने सर्च किया न्यूबॉर्न फोटोग्राफर कैसे चुने, या फिर छोटे अपार्टमेंट्स के लिए इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड्स, या 2025 में लोकल एसईओ का असर। ये ऐसे हाई इंटेंट सवाल हैं जो दिखाते हैं कि यूजर किसी समस्या से जूझ रहा है। जब कोई वेबसाइट उन्हें बिना कुछ बेचे सच में एक वैल्यू ड्रिवन जवाब देती है तो यूजर को लगता है कि इस ब्रांड को मेरी समस्या की पूरी समझ है, और जहां समझ होती है वहां भरोसा अपने आप बनने लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन कंटेंट का मकसद डायरेक्ट सेल लाना नहीं, बल्कि उस बाइंग टेम्परेचर को ठंडा होने से बचाना और उसे थोड़ा गर्म करना है। सही पकड़ा। लेकिन उस भरोसे को किसी ठोस नतीजे में बदलने के लिए कॉल टू एक्शन यानी सीटीआई का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। लेख में सीटीआई की प्लेसमेंट को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। उसमें लिखा है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में सीटीए को बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और वो कम से कम 40 से 60% कंटेंट पढ़े जाने के बाद ही आना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मैं चाहती हूँ कि लोग बुक करें तो मैं शुरू में ही बड़ा सा बटन क्यों ना लगा दूं?
क्योंकि शुरू में बड़ा बटन लगाना ठीक वैसा ही है जैसे पहली डेट पर ही शादी का प्रस्ताव रख देना। बड़ा अजीब हो जाएगा वो तो। बिल्कुल अजीब होगा। यूजर अभी सिर्फ वेबसाइट पर आया है, उसने आपकी वैल्यू नहीं देखी है। अगर आते ही उस पर दबाव बनाया जाएगा कि बाय नाउ या बुक कंसल्टेशन, तो वो तुरंत डिफेंस मोड में चला जाएगा और तबीयत से बैक बटन दबा देगा। सॉफ्ट सीटीए जो 50% स्क्रॉल करने के बाद आता है, वो एक सजेशन की तरह काम करता है, जैसे मुफ्त कंसल्टेशन के लिए बुक करें। इस पॉइंट तक यूजर ने आधा लेख पढ़ लिया है, उसे बातों में दम लग रहा है, तो वो सॉफ्ट सीटीए किसी दबाव जैसा नहीं लगता। वो एक नेचुरल अगला कदम लगता है जहां कंट्रोल यूजर के अपने हाथ में होता है। ये वाकई एक बेहतर नजरिया है। यूजर को लगना चाहिए कि फैसला उसका अपना है। तो चलिए अब सफर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सेल्स कंटेंट, जिसे सोर्स में कन्वर्जन इंजन कहा गया है। जब लोग फाइनली लैंडिंग पेजेस, सर्विस पेजेस या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पर आते हैं, तब स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है? यहाँ तो हमें डायरेक्ट एक्शन चाहिए ना। इन पेजेस पर इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस कैसे बनाए जाए बिना डेस्परेट लगे? सेल्स पेजेस पर आते ही कम्युनिकेशन का नियम बिल्कुल बदल जाता है। इन्फॉर्मेशन पेजेस पर हम एजुकेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। विजिटर से एक स्पेसिफिक एक्शन करवाना। इन पेजेस पर भाषा बिल्कुल सीधी और आसान होनी चाहिए। पूरा ध्यान फीचर्स पर नहीं, बल्कि उन फीचर्स से मिलने वाले फायदों पर होना चाहिए। साथ ही सोशल प्रूफ बहुत जरूरी हैं। मतलब रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स? हाँ, दूसरे लोगों के रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स एक लॉजिकल रीजन देते हैं कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं जो इन्हें पैसे दे रहा है। पर यहाँ सीटीए को लेकर सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये है कि वो एक ही पेज पर अलग अलग तरह के एक्शंस मांगते हैं। हाँ, और लेख में इस गलती का एक बड़ा ठोस समाधान दिया गया है, जिसे द वन सीटीए रूल कहा गया है। मतलब भले ही सीटीए बटन पेज पर 4 जगह दिया गया हो, पर उसका एक्शन एक ही होना चाहिए। जैसे अगर बुक नाउ है तो हर बटन पर बुक नाउ ही लिखा होना चाहिए, ना कि किसी पर कॉन्टैक्ट अस और किसी पर लर्न मोर। बिल्कुल सही। इसको अगर एक आसान उदाहरण से समझें तो मान लीजिए लोग किसी मशहूर बीकानेरी मिठाई की दुकान में जाते हैं। दुकान में चाहे कितनी भी भीड़ हो, कैश काउंटर दुकान के हर कोने से साफ दिखाई देता है। मालिक किसी का हाथ पकड़कर काउंटर पर नहीं ले जाता, पर उस काउंटर का बार बार और एक ही जगह दिखना ग्राहक के दिमाग में रजिस्टर हो जाता है कि जब मिठाई पसंद आ जाए तो पैसे कहाँ देने हैं। एक ही सीटीए का बार बार दिखना ठीक वही साइकोलॉजिकल काम करता है। ये मिठाई की दुकान वाला उदाहरण सच में इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। अगर एक दुकान में 4 अलग अलग काउंटर बना दिए जाएं, एक पैसे देने के लिए, एक सवाल पूछने के लिए और एक फीडबैक के लिए, तो ग्राहक कंफ्यूज हो जाएगा। डिजिटल दुनिया में कंफ्यूजन का दूसरा नाम बाउंस रेट है। विजिटर को पता होना चाहिए कि अगला एकमात्र कदम क्या है। क्लैरिटी सबसे जरूरी है। अब आते उस तीसरे हिस्से पर जिसे ब्रांड अवेयरनेस कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर बिजनेसेस डायरेक्ट सेल्स और एसईओ आर्टिकल्स के चक्कर में अपने ब्रांड पेजेस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, या बस एक रसीदी अबाउट अस पेज बनाकर छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्रांड अवेयरनेस से तुरंत आरओआई यानी पैसा वापस नहीं आता। लेकिन अनुज कुमार का लेख इस पर क्या कहता है? लोग तो प्रोडक्ट के फीचर्स देखकर खरीदते हैं ना, ब्रांड की पहचान से कन्वर्जन का क्या सीधा लेना देना है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। असलियत यह है कि इंसान लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली खरीदारी करते हैं और बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ये सच है। ब्रांड अवेयरनेस कंटेंट का काम सीधे तौर पर बेचना नहीं है, बल्कि लोगों को ब्रांड की आत्मा के साथ जोड़ना है। इसमें कंपनी शुरू करने वाले फाउंडर की संघर्ष की कहानी, पर्दे के पीछे का काम या ऐसी केस स्टडीज आती हैं जो दिखाती हैं कि ब्रांड किन मूल्यों पर खड़ा है। जब लोग किसी अनजान प्रोडक्ट के पीछे की कहानी देखते हैं तो एक जज्बाती रिश्ता बनता है, और लेख ये दावा करता है कि इस अकेले कदम से पूरे सेल्स फनल की क्षमता सीधे दोगुनी हो सकती है, वो भी बिना ₹1 ज्यादा एड्स पर खर्च किए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास 3 अलग-अलग हिस्से हैं, इन्फॉर्मेशन, ब्रांड और सेल्स। लेकिन एक आम यूजर इन तीनों के बीच सफर तय कैसे करेगा? सोर्स में स्मार्ट सीटीए सीक्वेंसिंग का जिक्र है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक पहले इन्फॉर्मेशन पेज पर सॉफ्ट सीटीए, उसके बाद ब्रांड या सोशल प्रूफ वाले पेज पर मीडियम सीटीए और आखिर में सेल्स पेज पर हाई इंटेंट या हार्ड सीटीए होना चाहिए। पर मेरी उलझन ये है कि यूजर को इस रास्ते पर धकेला कैसे जाए? लोग तो एक आर्टिकल पढ़कर तबीयत से बैक बटन दबा देते हैं। और यहीं पर उस टेक्निक की एंट्री होती है जिसे लेख में
क्रॉस पेज कन्वर्जन स्ट्रैटेजी बताया गया है। आमतौर पर उम्मीद ये होती है कि यूजर आएगा और एक ही बैठक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन असल जीवन में उन्हें वक्त लगता है। इंटरनल लिंकिंग के जरिए विजिटर्स के उस बाइंग टेम्परेचर को, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, एक पेज से दूसरे पेज तक कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ये इंटरनल लिंक्स ऐसे होने चाहिए जो यूजर के दिमाग में चल रही बातचीत को टूटने ना दे। ये एक चेन की तरह काम करता है। सोर्स में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है जो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए किसी बिजनेस ने एक ब्लॉग लिखा है जिसका टाइटल है लैंडिंग पेजेस के फायदे। अब उस ब्लॉग के अंदर उन्होंने अपने सेल्स पेज का लिंक दिया है। जब कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करके सेल्स पेज पर पहुंचता है तो सेल्स पेज की पहली लाइन आम नहीं होनी चाहिए जहां सीधा लिखा हो बाय आवर सर्विसेज। हाँ, वहाँ लिंक टूट जाता है। बिल्कुल, वहां एक कस्टम लाइन होनी चाहिए, जैसे आप पहले से जानते हैं लैंडिंग पेजेस की ताकत, अब देखिए हमारी सर्विस इसको 3 गुना कैसे बढ़ाती है। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ब्रिज है। ये उस पढ़ने वाले के दिमागी सफर को जोड़े रखती है। उसे लगता है कि वेबसाइट उसे पहचान रही है, कॉन्वर्सेशन चल रही है। लेकिन मैं फिर डेविल्स एडवोकेट बनूंगी यहाँ। ये सब थ्योरी सुनने में मास्टर क्लास लगती है, पर क्या इसके ठोस नतीजे हैं? क्या सोर्स में कोई ऐसे आंकड़े हैं जो साबित करें कि सिर्फ कंटेंट स्ट्रक्चर ठीक करने से रेवेन्यू सच में बढ़ता है? बिल्कुल हैं। अनुज कुमार ने अपने लेख में रियल वर्ल्ड केस स्टडीज दी हैं जो इन थ्योरीज को सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा करती हैं। एक न्यूबॉर्न फोटोग्राफर का उदाहरण लेते हैं। उनकी हालत वही थी जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। वेबसाइट पर हर महीने लगभग 1000 विजिटर्स आते थे, एसईओ ठीक काम कर रहा था, लेकिन लीड्स यानी एनक्वायरी सिर्फ 5 आती थी। कन्वर्जन रेट प्रैक्टिकली 0 था। हाँ, उन्होंने नए एड्स पर पैसे उड़ाए बिना सिर्फ अपना कंटेंट रीस्ट्रक्चर किया। उन्होंने इन्फॉर्मेटिव हाउ टू ब्लॉग्स लिखे, जैसे न्यूबॉर्न फोटोग्राफर कैसे चुने, अपनी पुरानी क्लाइंट्स की इमोशनल केस स्टडीज डाली जो ब्रांड अवेयरनेस का काम करती हैं। एक साफ सुथरा प्राइसिंग पेज बनाया और फिर सीटीएस के उस सीक्वेंस को एक फ्लो में लगाया। और इसका नतीजा क्या रहा? सिर्फ पेज रीस्ट्रक्चर करने से लीड्स में कितना इजाफा हुआ? बिना एक भी नया विजिटर लाए, बिना किसी एक्स्ट्रा एड बजट के, उनकी मंथली लीड्स 5 से बढ़कर 18 हो गईं। सीधे सीधे 3 गुना से ज्यादा की ग्रोथ। एक और केस स्टडी है जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर की बेसिक सी वेबसाइट थी जहां सब कुछ एक ही पेज पर थूक दिया गया था। उन्होंने उसे इन्फॉर्मेशन, ब्रांड और सेल्स हिस्सों में बांटा और सॉफ्ट टू हार्ड सीटीए सीक्वेंस लगाया। सिर्फ 30 दिन के अंदर उनकी क्वालिफाइड सेल्स कॉल्स दुगुनी हो गईं। दोनों ही केसेस में कॉमन बात यह थी कि उन्होंने एल्गोरिथम्स और ट्रैफिक के पीछे भागना बंद कर दिया था और जो यूजर पहले से आ रहा था उसके अनुभव पर फोकस किया। ये नंबर्स तो सच में आंखें खोलने वाले हैं। अगर कोई इस फ्रेमवर्क को सुन रहा है और अभी अपनी वेबसाइट को इस लेवल पर लाना चाहता है, तो सोर्स के आखिर में एक 7 स्टेप ब्लूप्रिंट दिया गया है। पिछली चर्चाओं में हम अक्सर ऐसी लिस्ट्स को जल्दी से निकाल देते हैं, पर आज इसकी गहराई में चलते हैं। चलिए उन 7 कदमों का विश्लेषण करते हैं। पहला कदम बताया गया है अपने पुराने कंटेंट का ऑडिट करना, पर एक आम वेबसाइट ओनर इस ऑडिट में ढूंढ क्या रहा है? पहले स्टेप का असली मकसद वेबसाइट की करंट हालत का सच जानना है। ऑडिट का मतलब है हर एक वेब पेज को देखना और तय करना कि वो इन 3 में से किस कैटेगरी में आता है, इन्फॉर्मेशन, ब्रांड या सेल्स। ज़्यादातर लोग पाएंगे कि उनके पेजेस हाइब्रिड हैं, जहां वो जानकारी भी दे रहे हैं और उसी पेज पर ज़बरदस्ती डिस्काउंट कोड भी बेच रहे हैं। ऑडिट में ऐसी गलतियां पकड़नी होती हैं। समझ गए। उसके बाद दूसरा स्टेप है इन्फॉर्मेशन कंटेंट को और बेहतर बनाना या अपग्रेड करना। अपग्रेड से यहाँ क्या तात्पर्य है? क्या और लंबे आर्टिकल्स लिख रहे हैं? लंबा लिखना जरूरी नहीं है, वैल्यू बढ़ाना जरूरी है। अपग्रेड का मतलब है अपने कंटेंट को एसईओ के कीवर्ड से भरने के बजाय उसे इंसानों के पढ़ने लायक बनाना। उसमें असली समस्याओं के प्रैक्टिकली काम आने वाले समाधान होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इसी स्टेज पर उन आर्टिकल्स के अंदर 40 से 60% स्क्रॉल डेप्थ पर वो सॉफ्ट सीटीएज इंसर्ट करने होते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद तीसरा कदम आता है ब्रांड अवेयरनेस वाले पेजेस जोड़ना। ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस को लगता है कि उन्हें ब्रांड पेजेस की क्या जरूरत, वो तो एप्पल या नाइकी थोड़ी हैं। इस पर आपका क्या विश्लेषण है? छोटे बिजनेसेस को इसकी और भी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनके पास मार्केट ट्रस्ट पहले से नहीं होता। ब्रांड अवेयरनेस पेजेस का मतलब है उनके संघर्ष की कहानी, उनकी कोर वैल्यूज या पर्दे के पीछे की उनकी टीम की मेहनत।
ये पेजेस एक आम यूजर के दिमाग में ब्रांड की एक इंसानी छवि बनाते हैं। जब लोग एक इंसानी कहानी से जुड़ते हैं तो उनकी प्राइस को लेकर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये एक बहुत ही गहरी पॉइंट है। अब चौथे कदम की तरफ आते हैं, सेल्स पेजेस को वापस से ठीक करना। अब जब हमारे पास एजुकेटेड और इमोशनली कनेक्टेड विजिटर्स आ रहे हैं तो इन पेजेस पर क्या बदलाव जरूरी है? चौथे स्टेप में आपको फ्रिक्शन यानी खरीदारी के रास्ते की रुकावटें हटानी होती हैं। सेल्स पेजेस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना होता है। वहां लंबे पैराग्राफ्स के बजाय डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए जो फायदे बताएं। और यहां पर ध्यान रखना है कि वो द 1 CTA रूल लागू हो, एक स्पेसिफिक एक्शन जिसे मिस करना लगभग नामुमकिन हो। पांचवा कदम काफी टेक्निकल साउंड करता है, CTA का एक सही सीक्वेंस लगाना। इसे प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे लागू करें बिना पुशी लगे? इसे एक जर्नी की तरह डिजाइन करना होता है। ये स्टेप इंश्योर करता है कि आपका सिस्टम फोर्स ना करे। पहले पढ़ने वाले को लर्न मोर या डाउनलोड गाइड जैसा सॉफ्ट पुश मिले, फिर अगले पेज पर CK स्टडी जैसा मीडियम पुश, और आखिरी में सेल्स पेज पर बाय नाउ जैसा हार्ड पुश। ये सीक्वेंस यूजर को एक फ्लो में रखता है। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहा है। छठा स्टेप इंटरनल लिंकिंग पर जोर देता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ पेजेस को आपस में लिंक करना। ये वही साइकोलॉजिकल ब्रिज वाली बात हुई ना, जहां एक टॉपिक दूसरे से लॉजिकली जुड़ा हो ताकि पढ़ने वाला डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल, इंटरनल लिंक्स रैंडमली कहीं भी नहीं लगा देने चाहिए। अगर एक आर्टिकल SEO के फायदे के बारे में है तो उसका लिंक सीधा SEO सर्विसेज वाले लैंडिंग पेज पर जाना चाहिए, उस ब्रिज टेक्स्ट के साथ जिसे हमने डिस्कस किया था। ये यूजर को भटकने से रोकता है। और अब आते हैं आखिरी 7वें कदम पर, जो है स्क्रॉल डेप्थ ट्रैक करना। ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट लग रहा है। आखिर एक बिजनेस ओनर को ये देखने की जरूरत क्यों है कि लोग कितना नीचे तक स्क्रॉल कर रहे हैं? इसका सेल्स से क्या कनेक्शन है? ये स्टेप इस पूरे ब्लूप्रिंट का फीडबैक लूप है। अगर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा गया और 50% नीचे एक सॉफ्ट CTA लगाया गया, पर डेटा बताता है कि 90% लोग तो शुरुआती 20% पढ़कर ही पेज बंद कर देते हैं, तो वो CTA किसी ने देखा ही नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। स्क्रॉल डेप्थ ट्रैक करने से ठीक पता चलता है कि लोग कहां पर अपनी दिलचस्पी खो रहे हैं। फिर उस हिस्से को और बेहतर और आकर्षक बनाया जा सकता है। ये 7 कदम देखने में प्रोसेस लगते हैं, पर इनके पीछे अनुज कुमार की एक फिलॉसफी छुपी है कि मार्केटिंग एल्गोरिथम्स या बॉट्स को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि असली इंसानों के साथ इज्जत और रिश्ते बनाने के बारे में। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें तो बात क्या निकल कर आती है? आज की चर्चा ने एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है कि किसी भी वेबसाइट के लिए आने वाला ट्रैफिक समस्या है ही नहीं। अगर हजारों विजिटर्स आ रहे हैं और सेल 0 है तो एड्स पर और पैसे बहाना बेवकूफ़ी है। असली समस्या उस कंटेंट का बेतरतीब स्ट्रक्चर है। अब वक्त आ गया है कि डैशबोर्ड पर सिर्फ विजिटर्स की संख्या पर ध्यान देना छोड़ दिया जाए और उसकी जगह उन आने वाले लोगों के अनुभव पर पूरा ध्यान लगाया जाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि एक बेहतर सोची समझी यूजर जर्नी ही बेहतर कन्वर्जन लेकर आती है। जब किसी को लगता है कि उसकी समस्या को समझा जा रहा है, उसे जबरदस्ती कुछ बेचा नहीं जा रहा, तभी वो भरोसा करता है। ब्रांड का वो भरोसा और सही जानकारी ही किसी रैंडम विजिटर को एक लॉयल कस्टमर में बदलती है। सिस्टम अपने आप सेल्स निकाल कर देगा अगर फ्लो ठीक रखा गया। ये वाकई डिजिटल मार्केटिंग को देखने का एक नया और सुलझा हुआ नजरिया है। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है जो इस लेख के फाउंडेशन पर बना है, भले ही वो वहां सीधे शब्दों में ना लिखा हो। ये चर्चा हमारी अगली दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और वो सवाल ये है, अगर आखिरकार खरीदारी सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर और ब्रांड के साथ जुड़े होने पर ही निर्भर करती है, तो आज के वक्त में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढेर सारा बिना भावना वाला, इमोशनलेस और परफेक्ट ग्रामर वाला कंटेंट लिख रहा है, तो क्या भविष्य में 100% असली और इंसानी जज्बातों से भरा ब्रांड अवेयरनेस कंटेंट एक ऐसी लग्जरी बन जाएगा जो सबसे ज्यादा सेल्स लाएगा? क्या AI के इस तेजी से बढ़ते दौर में एक थोड़ी अजीब पर असली इंसानी कहानी ही सबसे बड़ी मार्केटिंग पावर बनकर उभरेगी? ये सच में दिमाग के तार हिला देने वाला सवाल है।
जो लोग सुन रहे हैं, जो बिजनेसेस चला रहे हैं या मार्केटिंग करते हैं, उन्हें अकेले में इस पर विचार करना चाहिए, अपने आसपास के ब्रांड्स और उनके कंटेंट का इस नए नज़रिए से विश्लेषण करना चाहिए कि क्या वो इंसानियत दिखा रहे हैं या सिर्फ बॉट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इस गहरे विश्लेषण को आज यहीं रोकते हैं। इस ज़रूरी चर्चा में वक्त निकालने के लिए और नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक और नए ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।